नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर से पहले मैं आपको बताऊं तो आज समीक्षा करेंगे दोस्तों बादरा के राजनीतिक विषय पर, और राजनीतिक विषय का पूरा विश्लेषण करेंगे हम। पिछले 25 वर्षों का दोस्तों जिन विधायकों ने अपनी सत्ता गंवाई, 5 साल के शासन के पश्चात दोबारा नहीं आए, क्या रीजन रहा, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे पिछले 25 वर्षों की। तो कुल मिला के दोस्तों मुख्य खबर से मैं आपको बताऊं तो बादरा में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन आज भी जारी रहा दोस्तों। जिस प्रकार से कोविशील्ड वैक्सीन की 25,000 से अधिक डोजें बादरा में लगनी है, वो लगभग 4 से 5 दिन 6 दिन में जाकर पूरी होगी। तो अभी भी धुआंधार वैक्सीनेशन कार्य जारी है। इसके अलावा दोस्तों पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में 4 अब तक मामले पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 कर्नाटक में, मुंबई में, जो कर्नाटक के बेंगलुरु में दोस्तों पहले ही पाए जा चुके हैं, जो कि 46 वर्षीय एक पुरुष व 66 वर्षीय एक पुरुष, जिनमें से एक की ट्रेवल्स हिस्ट्री रही है और एक की ट्रेवल्स हिस्ट्री नहीं थी, जिसको लेकर पूरी गहनता से जांच की जा रही है दोस्तों। इसके अलावा जामनगर गुजरात में मिले 72 वर्षीय पुरुष में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है दोस्तों। इसके बाद में एक महाराष्ट्र के मुंबई में भी 33 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। तो ये 4 मामले हैं। अभी नजरें स्वास्थ्य विभाग की बनी हुई है, केंद्र सरकार और इन राज्य सरकारों द्वारा बारीकी से नजरें रखी जा रही है दोस्तों। अभी तो भारत में ये मानकर चले कि हमें सब कुछ कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा। और दोस्तों जिस प्रकार से इन 4 जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित व्यक्ति है, उनके संपर्क में आए हुए लोगों के सैंपल बड़ी संख्या में भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्टें क्या रहती है दोस्तों। 4 से 5 दिन में इनकी रिपोर्टें आती है। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इनका जो 2 दिसंबर को जिस प्रकार से अंतिम 2 जो ओमिक्रॉन के आए थे, उनकी रिपोर्टें ओमिक्रॉन की पुष्टि दोस्तों इनमें से हुई थी। उनके बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दोस्तों इनके जो सैंपल है वो भारत की पुणे लैब में दोस्तों भेजे गए, और पुणे लैब में ही इसकी सही तरीके से जांच हो पाती है, जहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि के समाचार फिर आते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर जो है सतर्कता बढ़ाई जाती है। सतर्कता पहले ही रहती है, लेकिन उसके बाद में जो आवश्यकता अनुसार लोगों की टेस्टिंग वगैरह होती है वो की जाती है। और दोस्तों इसके अलावा मैं अन्य खबरों के बारे में आपको बताऊं तो कल शनिवार को राजस्थान में दोस्तों बड़े स्तर पर 10,32,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया दोस्तों। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और राजस्थान ने 7 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। और 7,38,38,182 लोग पिछले 24 घंटे तक दोस्तों वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। तो राजस्थान में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे आगे अगर वैक्सीनेशन में देखें तो अभी उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो कल शनिवार को प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत बरवाना गांव में कैंप लगा था। और बरवाना गांव में दोस्तों पंचायत की ओर से 103 पट्टे वितरित किए गए। और इन पट्टों के वितरण कार्यक्रम में दोस्तों जो मुख्य यहाँ शख्सियतें मौजूद रही वो अनिल लोलक प्रधान और सरपंच गिरदावरी देवी इंदलिया के अलावा रामस्वरूप गिल है, बंसीलाल बेनीवाल है, जीत बेनीवाल सरपंच है, सुरेंद्र कुमार सरपंच के अलावा जय इंदलिया जो कि सरपंच प्रतिनिधि है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ जो कार्य दोस्तों हुए, 60 वर्षों से कब्रिस्तान का रुका हुआ एक रास्ता यहाँ मंजूर किया गया। ये एक बहुत बड़ी रात की बात यहाँ बरवाना गांव में देखी गई। और 270 लोगों की दोस्तों जांचें भी हुई है, और लगभग 548 लोगों को स्वास्थ्य लाभ इस कैंप में मिला है। और लगभग 30 शौचालय के फार्म जमा हुए, जो कि 36 आवास के फार्म भी यहाँ जमा हुए, जो PMRY के अधीन दोस्तों योजनाओं के तहत थे। कुल मिला के दोस्तों एक अन्य खबर के बारे में आपको बताऊं तो एक ईमानदारी का शानदार नमूना मेलिया के निवासी रणवीर
भाटी द्वारा दिया गया दोस्तों, जो कि मलसीसर की पीएनबी बैंक से जब वो एक भुगतान लेकर आ रहे थे तो उसके बाद में वहाँ गलती से कैशियर द्वारा उनको 10,000 रुपये ज़्यादा भुगतान कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने दोस्तों जब संभाले तो वापस 10,000 रुपये बैंक मैनेजर और उन कैशियर को करके आए, और ये ईमानदारी का एक बहुत शानदार नमूना भी है। और ऐसा एग्जाम्पल दोस्तों हमारे युवाओं को भी प्रेरणा प्रदान करता है, सभी नागरिकों को इससे प्रेरणा मिलती है। तो गांधीबड़ी में दोस्तों शरण यादव द्वारा जो अपनी माता स्वर्गीय कमला देवी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, और इस शानदार बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम में दोस्तों अनेकों शख्सियतों ने भी भाग लिया था। इस पौधारोपण कार्यक्रम में डॉक्टर बलवान वर्मा जो दोस्तों वर्मा डेंटल एंड जनरल हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं, इसके अलावा रामनिवास महिपाल जो कि भारत विकास परिषद के बड़े पद पर विराजमान है, और विकास यादव जो कि तहसील अध्यक्ष है युवा समाज के और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा हंसराज मिस्त्री, संदीप वर्मा आदि अनेकों, शरमण यादव आदि अनेकों शख्सियतों ने यहाँ भाग लिया और बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम दोस्तों इसमें किया। हम जल्दी आपको मौसम का मिजाज बताने के बाद में उस राजनीतिक विषय पर आज दोस्तों समीक्षा करने जा रहे हैं। अभी मैं जल्दी से आपको आज का मौसम का मिजाज बता देता हूँ। आज बूंदाबांदी दोस्तों भादरा शहर में हुई थी, जैसा अनुमान मौसम विभाग द्वारा भादरा कस्बे के लिए नहीं लगाया गया था कि बूंदाबांदी होगी। बादलों की जो घटाएं थी दोस्तों उनके लिए जरूर अनुमान था, और आज दिन भर मौसम बड़ा शांत रहा और लगभग 33% बादल दिन भर छाए रहे, इससे कहीं ज़्यादा छाए रहे, बूंदाबांदी हुई। रात्रि को भी 20 से 23 डिग्री टेम्परेचर आज रहने की उम्मीद है, और 26% बादल रहेंगे। मौसम बताया जा रहा है कि साफ रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कल 6 दिसंबर को दोस्तों 16 से 21 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, दोपहर को 23 से 25 और शाम को 19 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और 10 से 15% तक बादल छाए रहेंगे। लगभग दिन में भी कल मौसम जो है साफ ही रहेगा, धूप भी निकलेगी, और रात्रि को 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 29% बादल छाए रहेंगे, और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं आज की समीक्षा में दोस्तों हम बात करेंगे भादरा विधानसभा की एक अनोखी राजनीति की। और दोस्तों यहाँ की राजनीति सदैव एक अनोखापन लिए हुए और पूरे राजस्थान में पेचीदा राजनीति में मानी जाती है। दोस्तों हम विश्लेषण करेंगे आज दोस्तों लगभग 25 वर्षों पहले से लेकर अब तक की राजनीति का, और कैसे इन 25 वर्षों के दौरान यहाँ सत्ता प्राप्त करने वाले विधायकों ने वापस पुनः जो है सत्ता प्राप्त नहीं की, जिसका कारण क्या रहा और क्यों उन्होंने सत्ता गंवा दी, और दोबारा भी अगर कोई आया तो वो किस बिना पर आया, इसको लेकर हम आज समीक्षा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों 1998 के चुनाव के बाद से। और 1998 में जब चुनाव हुआ था तो संजीव बेनीवाल कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे, और दोस्तों 41,624 उनको वोट मिले थे, और उन्होंने भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे लालचंद डूडी को हराया था, जिनको 39,080 वोट प्राप्त हुए थे। तो हार जीत का अंतर मात्र 2544 वोट रहा था दोस्तों, 2544 हार जीत का अंतर रहा था। और मैं आपको अगर हार जीत के इस अंतर के बारे में बताऊं तो आज तक के दोस्तों विधानसभा चुनाव में, आज तक जो कि 1951 से विधानसभा चुनाव होते आ रहे हैं, उनमें भादरा विधानसभा के लिए सबसे कम मार्जिन ये 1998 में रहा। हार जीत के अंतर का जो मार्जिन था वो मात्र 2544 का अंतर रहा, ये सबसे कम मार्जिन रहा। और क्या कारण रहा? पहली बार विधायक बने संजीव बेनीवाल बहुत जल्द लोगों की नज़रों में उतर गए थे। इसका क्या प्रमुख कारण रहा, हम आपको इसका रीज़न बताएंगे दोस्तों। और वो विधायक बने थे वो इसलिए बने क्योंकि एक नया चेहरा था, और उनमें लालचंद डूडी और ज्ञान सिंह चौधरी जैसी राजनीति का मिश्रण दिखाई दिया भादरा क्षेत्र की जनता को।
और दोस्तों बहुत शानदार वक्ता भी थे और क्षेत्र की समस्याओं पर उनकी पकड़ भी दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में वो विधायक बने और विधायक बनकर जब कार्यकाल अपना पूर्ण करते करते दोस्तों जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचे और अगले विधानसभा के 2003 के चुनाव आने से पूर्व जब नतीजे पर पहुंचे और जनता का ओपिनियन अगर उस समय का देखें हम, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ओंकार लाल जाट का भूत संजीव बेनीवाल के पूरे 5 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ा था। क्योंकि दोस्तों शानदार राजनीतिक जरूर दिखाई थी लोगों को संजीव बेनीवाल ने, लेकिन उस राजनीति का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए और नएपन में भी दोस्तों कहीं ना कहीं चूक गए और मार खा गए। और ठीक है, शानदार कार्य भी उस दौरान किए गए, लेकिन वो सारे कार्य दोस्तों जमीनों के उल्ट पुल्ट अलाटमेंट के नीचे दबकर रह गए। तो ये लगभग रीजन रहा संजीव बेनीवाल द्वारा सत्ता खोने के 1998 के। दोस्तों उस समय अगर आप विश्वास से करेंगे, उस समय कार्य जो होते हैं एक विधायक के 5 साल के दौरान, वो कार्य शानदार थे, लेकिन उन शानदार कार्यों पर, विकास कार्यों पर दोस्तों जो है वो जमीनों के अलाटमेंट का और ओंकार लाल जाट द्वारा की गई एक प्रकार से बड़े स्तर पर गदर फंड का, जिसके बाद में कई हाईकोर्ट से वो अलाटमेंट जो है वो चुनौती भी दिए गए थे। और दोस्तों ये रहा लगभग प्रकरण अगर मानकर चले तो संजीव बेनीवाल द्वारा सत्ता खोने का। तो एकमात्र दोस्तों इससे सबक लिया जा सकता है कि 5 साल के दौरान कौन कौन सी गलतियां इन विधायकों को पूरी सत्ता पर भारी पड़ सकती है। तो अब आगे हम चर्चा करेंगे। 2003 में डॉक्टर सुरेश चौधरी द्वारा यहाँ सत्ता प्राप्त की गई और 37,993 वोट लेकर वो विधायक बने थे। और दोस्तों उन्होंने हराया था विमला डूडी को, और विमला डूडी दोस्तों जो है 33,327 वोट लेकर, कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, यहाँ मार्जिन था मात्र 4,666 वोटों का। ये भी मार्जिन बहुत ज़्यादा कम मार्जिन में रहा। और मैं आपको बताऊं तो ये मार्जिन जो है दूसरा सबसे छोटा मार्जिन रहा, जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी ने जीत दर्ज की थी। और यहाँ 3 नंबर पर रहे थे दोस्तों पूर्व के विधायक संजीव बेनीवाल, 28,437 वोट लिए थे। और इनका मार्जिन विमला डूडी के मार्जिन से 5,000 कम था, जबकि विधायक बने डॉक्टर सुरेश चौधरी से लगभग 9 से 10 हज़ार का ये मार्जिन रहा था। तो संजीव बेनीवाल यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पिछड़े थे, लेकिन दोस्तों एक ओंकार लाल जाट द्वारा जिस प्रकार से अलाटमेंट जारी किए थे धुआंधार, और दोस्तों उसमें जो जमीनों का बड़े स्तर पर घपला हुआ था, उसके अंदर संजीव बेनीवाल की छवि को एक प्रकार से बहुत गहरा धक्का लगाया था। और डॉक्टर सुरेश चौधरी दोस्तों उन्होंने भी शानदार कार्यकाल रहा डॉक्टर सुरेश चौधरी का। उनके कार्यकाल में भी विकास कार्य जो है वो अच्छे हुए थे। निसंदेह अनेकों विकास कार्य डॉक्टर सुरेश चौधरी के कार्यकाल में हुए, लेकिन उनके 5 वर्ष पूरे होते होते कार्यकाल को किसका ग्रहण लगा कि उनको सत्ता से वंचित होना पड़ा और दोबारा वो सत्ता में नहीं लौट पाए। दोस्तों इसका अगर हम विस्तार से अध्ययन करें तो डॉक्टर सुरेश चौधरी को दोस्तों नए लोग नहीं जोड़ पाए। डॉक्टर सुरेश चौधरी नए लोग नहीं जोड़ पाए थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, और मंथली सिस्टम बहुत घातक सिद्ध हुआ 2003 से 2008 के बीच में सत्ता कार्यकाल के दौरान। मंथली सिस्टम वो चाहे विधायक द्वारा ना किया गया हो, वो चाहे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हो, वो चाहे उनके समर्थकों द्वारा किया गया हो या उनके चहेतों के द्वारा किया गया हो, लेकिन दोस्तों जनता के बीच में जो छवि है वो बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से और नए लोगों को ना जोड़ पाने की वजह से डॉक्टर सुरेश चौधरी का जो सत्ता से आगे वंचित होने का मुख्य रीजन इसमें मान सकते हैं। और दोस्तों जो 37,000 वोट आए थे उनको भी सहज कर सजो कर विधायक
सुरेश चौधरी नहीं रख पाए और ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। और डॉक्टर सुरेश चौधरी की राजनीति में दोस्तों उस समय की अगर बात करें तो मैच्योर राजनीति कम, युवाओं की राजनीति ज़्यादा नजर आ रही थी, जैसी राजनीति हम आगे विश्लेषण करेंगे कुछ अन्य विधायकों में भी दिखाई दी। तो दोस्तों इसके बाद में जो विधायक आए 2008 में जयदीप डूडी, उनका क्या हुआ और उनका कार्यकाल कैसा रहा। दोस्तों जयदीप डूडी निर्दलीय के रूप में यहाँ विधायक बने थे और निर्दलीय के रूप में ही डॉक्टर सुरेश चौधरी विधायक बने थे। तो जयदीप डूडी ने 76,071 वोट लिए थे दोस्तों, और उन्होंने हराया था संजीव बेनीवाल को। 40,796 वोट लिए थे संजीव बेनीवाल ने कांग्रेस की टिकट से। और दोस्तों पिछले चुनाव में भी संजीव बेनीवाल कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़े थे। तो इसके बाद में दोस्तों ये अंतर अगर हार जीत का कहें तो सर्वाधिक अंतर ये बादरा विधानसभा इतिहास का रहा। सर्वाधिक अंतर, जीत का अंतर जो है सर्वाधिक रहा, और ये रहा 35,000 वोटों का अंतर दोस्तों। बहुत बड़ा अंतर 35,000 वोटों का होता है और धुआंधार जीत दर्ज की थी जयदीप डूडी ने। एक तरफा एक लहर बनी थी और उस लहर में जो है जयदीप डूडी द्वारा भाजपा की टिकट को भी ठुकराया गया था और दोस्तों इस प्रकार से विधायक बने थे। और संजीव बेनीवाल को एक बार फिर यहाँ मात दी गई थी क्योंकि संजीव बेनीवाल ही टक्कर में थे और भाजपा और इन लोग की एक प्रकार से साझा टिकट यहाँ भीम सिंह बेनीवाल को मिली थी दोस्तों। जो करारी हार यहाँ भीम सिंह बेनीवाल 5,000 तक भी नहीं पहुँच पाए थे। और दोस्तों यहाँ जयदीप डूडी ने किस प्रकार से सत्ता गंवाई दोस्तों, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जयदीप डूडी दोस्तों 76,000 वोटों को सहज कर सजोकर नहीं रख पाए और नए लोग जोड़ने तो बहुत बड़ी बात थी, जबकि काले शीशों की गाड़ियों में और दोस्तों एक प्रकार से प्रॉपर्टी डीलर बन जाने का टैग जो है जयदीप डूडी पर लग चुका था। और एक बार फिर दोस्तों मैं आपको कहूँ तो अपने वोटरों को नए सजोकर रख पाने की यहाँ गलती एक विधायक ने फिर पाई और दोस्तों जयदीप डूडी जो है सत्ता से विमुख हुए और कुछ उनका एक घमंडी स्वभाव भी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ आड़े आया। शायद उनको 76,000 वोटों का कुछ गुमान यहाँ नजर लोगों को आया और लोग उनसे टूटते चले गए दोस्तों। तो यही रीजन रहा कि जयदीप डूडी जो है वो कानून व्यवस्था भी यहाँ कायम नहीं रख पाए थे। कानून व्यवस्था का भी बहुत बड़ा संकट जयदीप डूडी के कार्यकाल में लोगों को नजर आया और काले शीशे की गाड़ी में आना जाना, संसदीय सचिव का पद उनको मिला था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आड़े आया। और उनके कार्यकाल में दोस्तों काम जो है, विकास कार्य जो है वो अच्छे ही हुए थे और औसत मैं उनके कार्यकाल में कामकाज को कहूँगा। और दोस्तों इसके बाद में अगर जिक्र करें तो 2008 के बाद में 2013 में किसकी सत्ता आई और कैसे गंवाई गई सत्ता, तो दोस्तों उसके बाद में 2013 में भाजपा की टिकट से संजीव बेनीवाल विधायक बने थे दोस्तों। संजीव बेनीवाल जब यहाँ मैदान में थे तो एक प्रकार से एक लहर थी उनके पक्ष में कि संजीव बेनीवाल भारी है। संजीव बेनीवाल बनाम आल एक चुनाव जैसा नजर आ रहा था कि जिस किसी की भी यहाँ टक्कर हो, संजीव बेनीवाल कांग्रेस की टिकट से भी मजबूत थे। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात इस चुनाव में हुई, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भी जो सर्वे की रिपोर्ट गई दोस्तों, वो गई थी संजीव बेनीवाल के मजबूत और सशक्त दावेदार होने की। और भाजपा के भी प्रदेश कार्यालय में जो रिपोर्ट गई थी वो भी एक मजबूत और सशक्त दावेदार के रूप में गई थी। तो ऐसे में दोस्तों संजीव बेनीवाल ने बहुत शानदार राजनीति की और दोस्तों अपने मिशन में लगे रहे। और संजीव बेनीवाल एक वो कार्यकर्ता, वो विधायक, वो नेता भी है दोस्तों जो कि ज्ञान सिंह चौधरी और जो स्वर्गीय लालचंद डूडी है उनके बाद में उनकी राजनीति का मिश्रण जो दिखाई देता है दोस्तों, वो संजीव बेनीवाल की राजनीति में दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं वो अपने वोटरों को सहज कर सजो कर रखने में एक प्रकार से महारत उनको हासिल है। और यही रीज़न है
कि लगभग 25 वर्ष की अधिक राजनीति में आज भी वो प्रमुख रूप से जमकर डटे हुए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ संजीव बेनीवाल को 65,040 वोट मिले और वो विधायक बने। और उनकी टक्कर में रहे बलवान पूनिया कामरेड जो कि सीपीएम की टिकट से चुनाव लड़े थे। और दोस्तों 38,552 वोट बलवान पूनिया को यहाँ मिले थे। तीसरे नंबर पर सुखदेव सिंह शेखावत रहे थे, बसपा की टिकट से 33,666 लगभग वोट उनको मिले थे। यहाँ जयदीप ढूडी कांग्रेस की टिकट से दोस्तों नंबर 5 पर रहे थे। और 4 नंबर पर यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी रहे थे 16,000 के करीब वोट लेकर। तो दोस्तों ये जो चुनाव था वो एक अलग तरह का और बहुत ही भारी उठा पटक वाला चुनाव रहा था। और भादरा की राजनीति को चरितार्थ करता हुआ प्रदेश में ये चुनाव लोगों को दिखाई दिया था। और इस चुनाव में बहुत शानदार जीत दर्ज की थी पहली बार भाजपा की टिकट से खाता खोलते हुए संजीव बेनीवाल ने। लेकिन भाजपा की टिकट इनको कैसे मिली दोस्तों? 14 दावेदार थे भाजपा की टिकट के यहाँ मैदान में। और उन 14 दावेदारों में सबसे मजबूत जो धड़ा था दोस्तों वो किसी एक के फेवर में नहीं था, एक नाम में नहीं था। डॉक्टर सुरेश चौधरी भी थे, ज्ञान सिंह चौधरी भी थे, राजीव कसमा भी मैदान में थे, अनेकों नाम थे दोस्तों यहाँ। लेकिन दोस्तों ये तीनों के मैंने नाम लिए, वो तीनों एक ही परिवार से विलोम करते, आपस में रिश्तेदारियों में इनका संबंध है और उलझा हुआ संबंध है। डॉक्टर सुरेश चौधरी, ज्ञान सिंह चौधरी पूर्व कृषि और राज्य मंत्री, और राजीव कसमा एक नया चेहरा, बहुत शानदार सशक्त चेहरा था। अगर इन तीनों में दोस्तों कहीं ना कहीं आपसी तालमेल सामंजस्य होकर ये एक होकर टिकट मांगती तो निश्चित रूप से भाजपा की टिकट इनको मिलती। और यहाँ विधायक भी इन तीनों में से जो एक यहाँ जो निकल कर आता नाम दोस्तों वो बनता। निश्चित रूप से ये एक इस समय की राजनीति का दाव था जो हमने देखा था। मुख्य टक्कर में यहाँ जरूर संजीव बेनीवाल ही रहते। तो ऐसे में संजीव बेनीवाल दोस्तों भाजपा में आए और भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा। दोस्तों ये एक संजीव बेनीवाल की कुशल राजनीति हम मान सकते हैं कि इन्होंने एक परिवार को ही धराशायी नहीं किया कि 14 उन चेहरों को भी धराशायी किया और बलवान पूनिया को भी धराशायी किया, सुखदेव सिंह शेखावत को भी धराशायी किया। तो कितनी घाघ राजनीति आप संजीव बेनीवाल की मान सकते हो, ये 2013 के चुनाव में हमने देखा। तो दोस्तों इन्होंने 2013 में किस प्रकार से सत्ता गंवाई इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं तो दोस्तों कई फैक्टर यहाँ काम कर रहे थे। जैसे जैसे संजीव बेनीवाल ने 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा किया तो दोस्तों आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि बहुत सी गलतियां यहाँ संजीव बेनीवाल ने जो ओंकारलाल जाट के समय हुई थी उसी प्रकार की गलतियां एक बार फिर की इन्होंने। और उन गलतियों से सबक नहीं सीखा और पहले वाली गलती से और दूसरी गलती जब की तो दोस्तों उनको खुद को पता नहीं चला कि ये गलती कितना बड़ा कदम आगे साबित हो सकती है, उनके राजनीतिक विकास के मार्ग में रुकावट के रूप में कितना बड़ा ये अवरोधक बनकर आ सकती है। दोस्तों वो ये था कि प्रधान के पद पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अपनी धर्मपत्नी को बिठाया तो दोस्तों संतोष देवी बेनीवाल को बिठाया। ये कदम जो है संजीव बेनीवाल की राजनीति को दोस्तों बहुत पीछे ले गया। और इसके बाद में दोस्तों इन्होंने अपने कुछ चहेते कार्यकर्ताओं भी सजोकर ये नहीं रख पाए, वो भी बड़ी संख्या में टूटे। और जिस प्रकार से संजीव बेनीवाल ने दोस्तों 65,000 वोट लिए उनमें कुछ धड़े टूटे लेकिन बहुत ज़्यादा धड़े नहीं टूटे। लेकिन इन्होंने नए वोट भी बनाए, ये उनकी एक कामयाबी जरूर कही जा सकती है। लेकिन जो धड़े इनसे नाराज हुए, रुष्ट हुए दोस्तों वो कहीं ना कहीं भारी पड़े। और कुल मिला के जो भारी पड़ा वो था दोस्तों इनकी छवि में एक प्रकार से बट्टा लगना। एक दोस्तों छवि ऐसी बनी कि ये खुद कुछ करने के लायक ज़्यादा नहीं है, ये डिपेंड है अपनी घर की राजनीति पे और घर की राजनीति इन पर कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल पर हावी है। ये कुछ ऐसा दिखाई दिया 2013 में। तो कुल मिला के विकास कार्य 2013 में सबसे ज़्यादा हुए दोस्तों। अगर पिछले 10-15 वर्षों का मूल्यांकन करें तो सबसे ज़्यादा विकास कार्य संजीव बेनीवाल के 2013 वर्ष के कार्यकाल में हुए, जो 2013 में चुनाव हुआ।
उसके बावजूद दोस्तों यहाँ संजीव बेनीवाल को हार क्यों मिली? क्योंकि एकमात्र ये रीज़न नहीं मान सकते कि संजीव बेनीवाल ने प्रधान का पद जो है अपनी धर्मपत्नी को दिया। ये फैक्टर जरूर बड़ा था दोस्तों, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा था वो था सीएम वसुंधरा राजे की दोस्तों बहुत बड़ी खिलाफत पूरे प्रदेश में। यहाँ ये फैक्टर सबसे ज़्यादा काम कर रहा था और इसी फैक्टर के चलते दोस्तों वसुंधरा राजे का जो एक माहौल क्रिएट किया कांग्रेस ने अपनी सफल कैंपेन के द्वारा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल जैसे अनेकों विधायकों पर भी भारी पड़ा और वो जीत के एकदम नज़दीक रहते रहते मार्जिन जरूर कम ज़्यादा रहता, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं पिछड़े थे क्योंकि नए वोट संजीव बेनीवाल ने इस कार्यकाल में भी जोड़े थे। और उसके बावजूद भी संजीव बेनीवाल का जो रथ था वो 2018 के चुनाव में पिछड़ गया। वो इसका रीज़न यही रहा कि संजीव बेनीवाल ने नए वोट बेशक जोड़े थे, लेकिन वसुंधरा राजे की कहीं ना कहीं भाजपा की वसुंधरा राजे की जो छवि बनी थी वो भी आड़े आई और सबसे ज़्यादा आड़े आया उनका अपनी धर्मपत्नी को प्रधान पद पर काबिज करवाना। दोस्तों यहाँ अगर वो बहुत शानदार नजीर लिखते एक राजनीति, नई राजनीति की और एक उदार राजनीति की, तो यहाँ उदारवादी राजनीति की आवश्यकता थी जिसका अभाव संजीव बेनीवाल ने दिखाई दिया। तो दोस्तों ये लगभग खामियाजा जो है संजीव बेनीवाल को भुगतना पड़ा और बहुत से लोगों ने संजीव बेनीवाल से यहाँ दूरी बनाई इसी को लेकर और एक बड़ा धड़ा भी इससे अलग हुआ था। इसके बाद में 2018 का चुनाव आया दोस्तों और यहाँ बाजी मारी बलवान पूनिया ने, क्योंकि यहाँ बाजी बलवान पूनिया ने इसलिए मारी क्योंकि बलवान पूनिया का 20 वर्षों का संघर्ष यहाँ बलवान पूनिया को ताजपोशी के लिए जोर मार रहा था दोस्तों। और यही रीज़न रहा कि 82,204 वोट लेकर बलवान पूनिया ने सबसे हाईएस्ट वोट लेकर अपनी राजनीतिक चमक जो है पूरे भादरा विधानसभा में बिखेरी और यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा संजीव बेनीवाल को भाजपा की टिकट पर 59,051 वोट देकर। दोस्तों 59,000 का आंकड़ा संजीव बेनीवाल ने अच्छे खासे वोट लिए। हमने जिस प्रकार से आपको बताया कि संजीव बेनीवाल के वोटों में कहीं कमी नहीं थी, क्योंकि जब वो विधायक बने थे तो 65,000 वोट लिए थे और यहाँ लगभग 60,000 वोट लिए, तो 6,000 लगभग वोट उनकी राजनीति में टूटत में आए, वो समझ में भी आता है दोस्तों। लेकिन उनकी राजनीति को मानना पड़ेगा कि संजीव बेनीवाल की राजनीति जो है लालचंद डूडी और ज्ञान सिंह चौधरी सरी की राजनीति रही और दोनों की राजनीति का मिश्रण मैं मान के चलता हूं। अगर किसी नेता में भादरा में है तो वो संजीव बेनीवाल की राजनीति में है और दोस्तों यही लगभग रीजन रहा कि यहाँ संजीव बेनीवाल मार खाए और बलवान पूनिया विधायक बने। और दोस्तों इस चुनाव में डॉक्टर सुरेश चौधरी को, जो कि कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव मैदान में थे, 37,574 वोट मिले और उतने ही वोट मिले जितने वोट दोस्तों वो जब विधायक बने थे 2003 में। सुरेश चौधरी 37,993 वोट लेकर लगभग उतने ही वोट 37,574, उससे कहीं कम, थोड़े से कम वोट 300-400 वोट कम लेकर यहाँ नंबर 3 पर रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये जो 10 वर्षों का समय लगा दोस्तों, उसके दौरान बड़ी संख्या में वोट भी नए बने और विधानसभा का विस्तार भी हुआ और उस विस्तार में सुरेश चौधरी जैसे नेताओं ने मार खाई, क्योंकि अपने कुनबा वो विस्तार नहीं कर पाए अपने कुनबे का, और अपने जो वोट बैंक थे, अपने जो चाहते थे, समर्थक थे, वो कहीं ना कहीं टूटते चले गए और यहाँ मैदान जो है खाली होता चला गया। और इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करें बलवान पूनिया की 3 वर्ष की राजनीति का, तो दोस्तों राजनीतिक 3 वर्ष की का ज़्यादा विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ विश्लेषण आपको ज़रूर बताएंगे। लगभग 4 वर्ष अगर बलवान पूनिया की राजनीति को हो जाते हैं तो बड़ा सटीक विश्लेषण हम राजनीतिक का बलवान पूनिया की राजनीति का कर पाएंगे। लेकिन अभी भी अगर हम 3 वर्षों में इनकी कमियां बताएं दोस्तों तो ये पूरी करने के लिए प्रयासरत भी हो सकते हैं। और ये जो 2 वर्ष का कार्यकाल बचा है इसमें 1 वर्ष का अगर छोड़ दें, चुनाव की भेंट अगर चढ़ जाए, तो 1 वर्ष का इनके पास शानदार कार्यकाल ऐसा बचा है जिसके दौरान ये अपनी छवि में सुधार कर सकते हैं और जो कमियां
इनमें दिखाई देने लगी है, उन कमियों को पूरा करके एक बार पुनः लगातार लालचंद डूडी की तरह 2 बार विधायक बनने का सौभाग्य भी भादरा से बलवान पूनिया प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी राजनीति में जो कमियां दिखाई देती है वो है मेच्योर राजनीति का अभाव। दोस्तों, इनमें आज भी जिस प्रकार से डॉक्टर सुरेश चौधरी में युवाओं की राजनीति दिखाई दी थी, और युवा दोस्तों ऊर्जावान जरूर होते हैं लेकिन उद्दंड भी होते हैं, और उनमें कई एक प्रकार से उनके लॉस पॉइंट भी सामने आते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार से बलवान पूनिया की राजनीति में भी युवापन ज़्यादा दिखाई देता है, मेच्योरिटी का अभाव रहता है। और दोस्तों, पूरी जनता के विधायक अभी भी बलवान पूनिया नहीं बन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कमी उनको खल रही है। और दोस्तों, भीतरी असंतोष का सामना बलवान पूनिया को अभी से करना पड़ रहा है। भीतरी असंतोष लोगों में दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देने लगा है। वो एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो खुल कर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऐसा वर्ग जो है, इसी प्रकार की राजनीति अगर होती रही तो वो चुनाव नज़दीक आते आते बड़ी संख्या में खुलकर मैदान में आ डटेगा, और उस समय दोस्तों हाथ में कोई भी विधायक हो उसके कुछ ज़्यादा नहीं रह पाता है, और सिवाय मात खाने के कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो ये वक्त है बलवान पूनिया को संभलने का। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे। और अभी तक की अगर 3 वर्षों की राजनीति का विश्लेषण करें तो दोस्तों यही चीज़ है कि 82,000 वोटों को सजोकर नहीं रख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दे रही है, और वोट जोड़ने की जुगत में ज़रूर बलवान पूनिया को हम देख सकते हैं, दिखाई देते हैं कि ये नए धड़े जोड़ने के काफ़ी इच्छुक है, और उत्सुकता उनमें इस बात की ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, नए वोट जुड़ने से ज़्यादा टूटने वालों की संख्या ज़्यादा है, और भीतरी असंतोष जैसा कि मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जो कि चुनाव के समय ये बड़ा वर्ग जो है वो खुलकर सामने आता है। तो आज की राजनीति की समीक्षा दोस्तों इतनी ही। फिर एक नई समीक्षा के ऊपर आपसे फिर मिलेंगे अगले अंकों में, और कुल मिला के दोस्तों अगले बुलेटिन में जब मिलेंगे तो नए प्रकार की हम समीक्षा करेंगे और विश्लेषण करेंगे, और नई खबरों के साथ कल शाम को 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।